नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और उसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है और इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उस पर जाकर के आप वो पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। भला हो पुष्पा का, जिसने शिल्पा को पढ़ने में हर कदम पर उसका साथ दिया, नहीं तो हम गंवार अनपढ़ों के बीच शिल्पा भी ऐसे ही रह जाती। एमबीबीएस के लिए भी पुष्पा ने ही उसे प्रेरित किया। उन सब की बातें सुनकर नाना नानी तो आत्म विभोर हो गए। उन्हें लग रहा था कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ कोई भी उनकी खूबियों का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी खूबियों का सारा श्रेय दूसरों को दे रहे थे। इतने भोले भाले नेक इंसानों के बीच रहकर उनकी नातिन की परवरिश हुई। वे दोनों खुद को धन्य समझ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कहाँ तो लोग अपने माता पिता को भी साथ रखने को तैयार नहीं होते, और दयानंद जी सारे अनाथों का पालनहार बने हुए थे और घमंड उनके आसपास भी नहीं फटकता था। कितना प्यारा अपनापन, सौहार्दपूर्ण वातावरण था उनके परिवार में। हमारी शिल्पा भी ऐसे ही महात्मा के सानिध्य में उतनी ही नेक इंसान और काबिल डॉक्टर बनेगी। हे ईश्वर, तेरी महिमा अपरंपार है। जाने तुमने हम सब के लिए क्या सोचा होता, यह तो तू ही जानता है। एक तरफ तो मेरे बेटे दामाद को हमसे छीनकर हमें बेसहारा कर दिया, और दूसरी तरफ इतने प्यारे परिवार का हिस्सा हमें बना दिया। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, आभार प्रभु। नानी जी तो आत्म विभोर हो उन सब की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस परिवार को ऐसे ही खुशियों से भरे रखना। सबने फिर मिलकर नाश्ता किया और आपस में ऐसे ही घुल मिल गए जैसे पानी में पानी। आज शिल्पा के नाना नानी ने दयानंद और घनश्याम जी से पूरे गांव से मिलने की इच्छा जाहिर की। दयानंद जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज हम एक पार्टी का आयोजन करते हैं और शाम को सारे गांव को निमंत्रण देकर आपका परिचय सबसे करवाते हैं। आप भी गांव वालों से मिलकर बहुत खुश होंगे। हमारी शिल्पा को पूरा गांव बहुत प्यार करता है, आप भी पूरे गांव से मिलकर खुश हो जाएंगे। शाम को सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया गया और भव्य पार्टी का आयोजन भी किया गया। सारे गांव वाले आए। नाना नानी संजू का सबसे परिचय करवाया गया। गांव वालों को बहुत खुशी थी कि शिल्पा के असली नाना नानी मिल गए। गांव भर का अपनापन पाकर नाना नानी संजू बहुत प्रभावित हुई। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे किसी स्वप्न लोक में हैं। इतना सुंदर, इतना प्यार दुलार सम्मान की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इधर गांव वालों के बीच भी चर्चा हो रही थी कि कहीं शिल्पा के नाना नानी उसे अपने साथ ना ले जाएं। कोई कहता, फिर दयानंद का क्या होगा। कोई कहता, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बेचारे दयानंद ने तो अपना पूरा जीवन ही उसको पालने पोसने में लगा दिया, अपने बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। एक तो शिल्पा के बिना नहीं रह पाएगा वह। इसी प्रकार की सुगबुगाहट पूरे गांव में फैली हुई थी कि अब क्या होगा। इतने में सब खाना खाकर आ गए और दयानंद जी ने कहा कि आप सब शिल्पा के असली नाना नानी से मिल ही चुके हैं, अब वह भी हम लोगों के बीच रहना चाहते हैं। इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। शिल्पा के नाना श्याम डॉक्टर हैं, उनके माता पिता भी डॉक्टर थे। वे अपने बेटी दामाद के नाम से गांव में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। जब शिल्पा और संजू पढ़ लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगी तो वो दोनों भी यहीं गांव में रहकर गांव वालों के लिए खुले इस अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगी। पूरे गांव वालों का इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सारे गांव वाले यह सुनकर खुशी से चिल्ला पड़े और दयानंद जी शिल्पा और उनके नाना नानी की जय जयकार करने लगे। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। सभी के दिल को तसल्ली हो गई कि शिल्पा यहीं हमारे पास ही रहेगी। जो अब तक सुगबुगाहट में लगे हुए थे कि शिल्पा को उसके नाना नानी अपने साथ ले जाएंगे, अब शांति से खुशी में झूम उठे। नाना जी गांव वालों से बोले, आप सब गांव वालों का प्यार पाकर मैं और मेरी पत्नी आप सबके अत्यंत आभारी हैं। गांव वालों को भी आपकी सादगी बहुत पसंद आई। उन्होंने गांव के प्रधान से मिलकर अस्पताल खुलवाने के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने दयानंद जी घनश्याम जी से कहा कि गांव में अस्पताल के लिए वे शीघ्र ही एक विस्तृत योजना बनाएंगे। वे लोग जमीन की व्यवस्था करें, बाकी सारा काम, सारा खर्च वे खुद उठा लेंगे। इस खुशखबरी सुनकर पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी।
प्रधान जी ने जमीन की व्यवस्था करने का वचन डॉक्टर साहब को दे दिया। संजू के नाना नानी 2 दिन गांव में रहकर अपने घर लौट गए। साथ ही शिल्पा व संजू को कॉलेज छोड़ते हुए चले गए। संजू शिल्पा तो बहुत ही खुश थी। जब वे हॉस्टल वापस पहुंचे तो सौम्या और सभी लड़कियां अपने घरों से वापस आ चुकी थी। पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। शिल्पा संजू को देखकर वार्डन मैम भी बहुत बहुत खुश थी कि वह दोनों ही बहुत ही समझदार थी। वो कोई ऐसी हरकतें नहीं करती थी जिसे मैडम को परेशानी हो, बल्कि मैडम को बहुत मदद भी किया कर देती थी। शिल्पा का व्यवहार तो सबके साथ इतना अच्छा रहता कि लोग उसे दादी अम्मा कहते। वह सबकी मदद करने को तत्पर रहती। डॉक्टर्स भी उसको काफ़ी जिम्मेदारियां सौंप देते। पढ़ाई में तो वो अव्वल रहती ही थी। अब तो नाना जी भी उनको बहुत कुछ समझा देते। पहले तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से उसे लगता था कि वह कैसे कर पाएगी, लेकिन अब तो उसे बहुत कुछ नाना जी और संजू की बातों बातों में ही सीखने को मिल जाता था। वैसे तो संजू भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन शिल्पा तो हमेशा हर परीक्षा में टॉपर ही बनी रही। संजू उसे चिढ़ाते हुए कहती, मुझसे ही जानकारियां जुटाकर टॉपर में से मेरा ही पत्ता साफ कर देती है। अब मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। शिल्पा मुस्कुराती रहती और कहती, कुछ भी नहीं संजू। हाँ महारानी, बिना बोले ही सब कुछ लूट लेती है, लुटेरी कहीं की। शिल्पा, झूठी। संजू, क्या लूटा मैंने? सबके दिल, घर हो या फिर कॉलेज, नाना नानी पर भी अब तक जो मेरा एकाधिकार था वह भी हड़प कर बैठी है महारानी। शिल्पा, ओ तो ये बात है, इसलिए मुंह फुलाकर रहती है मुझसे। जब भी मैं नाना नानी से बात करती हूँ तुम्हारा हमेशा मुंह बन जाता है। वैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मुझसे थोड़ा डर के रहा करो। तुझसे पूरे 20 मिनट बड़ी हूँ, फिर ये कैसे भूल जाती है कि तू पूरे 19 साल तक मेरे हिस्से का प्यार पाती रही नाना नानी से। संजू, वाह वाह क्या बात है, ये मेरी दीदी हैं। ओहो, बहुत अच्छे। वहाँ भी इतने सब लोगों की चहेती बन रखी हो और अब नाना नानी को भी अपनी तरफ मिला लिया। मैं तो पड़ गई ना अकेली। शिल्पा, ना मेरी नन्ही प्यारी परी, नाराजगी छोड़कर थोड़ा मुस्कुरा दे, तेरे लिए तो मेरा ही प्यार काफ़ी है। संजू नन्ही बच्ची की तरह शिल्पा से लिपट जाती है। दोनों खिलखिलाकर हंस देती है। सौम्या, हाँ आ गई तुम दोनों, हो गई तुम दोनों शुरू। ना वक्त देखती हो और ना ही जगह। पारिवारिक माहौल बनाया रहता है। हमेशा खुद तो दोनों पता नहीं कैसे ब्रिलियंट दिमाग लेकर आती हैं कि सीधे दोनों को गोल्ड मेडल पर ही निगाहें टिकी हैं। हमारी मम्मियों ने हमारा जीना दुभर कर रखा है कि कब टॉप करोगी। मैंने भी कह दिया कि 1 साल छोड़ देती हूँ तभी संभव हो पाएगा। इन 2 चाणक्य की औलादों के होते तो ये सब पॉसिबल नहीं है। संजू हंसते हुए, बहुत अच्छा, पढ़ाई पर ध्यान खुद मत दो और दोष दूसरों को दो। सौम्या, नहीं संजू, मैं सच कह रही हूँ। मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी अगर मैं इस बार तुमसे अच्छे नंबर नहीं लाई तो। संजू, चल तुम्हारे इस बार हमसे अधिक नंबर आए तो। सौम्या, तो मेरी मम्मी सबको बताएगी कि मेरे कॉलेज में सबसे अधिक नंबर आए हैं। संजू, इससे क्या होगा? सौम्या, अरे उन्हें हर हाल में अपना बड़प्पन दिखाना है। मैं और मेरा भाई बचपन से ही मम्मी की इस आदत के कारण बहुत दबाव में रहते हैं। शिल्पा, सौम्या अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम आंटी की बात भूल कर बस केवल अपना पूरा बेस्ट दो। तुम सबसे अच्छी हो पढ़ाई में, लेकिन पेपर में न जाने तुम्हें क्या हो जाता है। शायद तुम फर्स्ट आने वाली बात से दबाव में आ जाती हो, इसलिए अपना 100% नहीं दे पाती हो। इस बार कोशिश करो, आंटी की बात छोड़कर अपनी योग्यता पर भरोसा करो, तब देखना तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहता है। सौम्या, इतना आसान नहीं है यार, तुम मेरी मम्मी को जानती नहीं हो ना। शिल्पा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम वह सब करके देखो, घबराहट से बाहर निकलना सीखो। सौम्या रोते हुए बोली, इतना आसान नहीं है शिल्पा। मेरी मम्मी तो पापा की भी नहीं सुनती। वे खुद टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो चाहती हैं कि हम भी हमेशा टॉप करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अब तो दहशत ही होने लगी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे मेरी मम्मी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, इसलिए इन सब मामलों में उन पर पागलपन सवार हो जाता है। उनके अंदर दिखावा भी बहुत है। वे बचपन से ही बहुत जिद्दी हैं। इस मामले में वे नाना नानी की भी नहीं सुनती। शिल्पा, चलो अभी डिनर का समय हो गया है, चलते हैं। तुम परेशान मत हो,
इसका समाधान ढूंढते हैं। वे तीनों मैस के लिए निकल जाती हैं। शिल्पा और संजू की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था। संजू तो बचपन में ही नानाजी और उनके साथ के अन्य डॉक्टर्स को अस्पताल में कार्य करते हुए देखती आ रही थी। नानाजी मेडिकल से जुड़ी हर बात उसे समझाते रहते थे, तो संजू के लिए पढ़ाई थोड़ा आसान थी। लेकिन शिल्पा को बहुत मेहनत करनी पड़ती। कड़ी मेहनत करना उसने सीखा था। अब तो नानाजी भी रोज़ जब भी समय मिलता शिल्पा को गाइड करते रहते। संजू भी उसे समझाती रहती। शिल्पा बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की, व्यवहार कुशल और बुद्धिमान लड़की थी। उससे बात करते हुए उसके नानाजी को लगता वह बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। उसकी मम्मी भी बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख लेती थी। शिल्पा के नाना नानी शिल्पा के गांव जाकर अस्पताल खोलेंगे इसके लिए ज़मीन देखने गए। वहाँ के प्रधान जी ने 2-3 जगह पर ज़मीनें उन्हें दिखाई, तो एक जगह उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट सबको बुलवाकर ज़मीन का मुआवना करवाया। 4-5 गाँव के बीच में एक कस्बे में थी वह जगह। सभी गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी ज़मीन देकर काफ़ी बड़ा भूभाग अस्पताल खोलने के लिए मिल गया था। दयानंद जी के गांव के आसपास कोई अस्पताल नहीं था, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार आपातकालीन स्थितियों में मरीज को समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती, क्योंकि शहर जाते जाते मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते। गांव की गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, जिससे माँ एवं शिशु दोनों को ही बहुत समस्याएं हो जाती थी। शहर के अस्पताल तक जाने के लिए भी यातायात साधन भी बहुत सीमित थे। गर्भावस्था में माता को लगाए जाने वाले टीके, आयरन और कैल्शियम की दवाइयों की भी व्यवस्था नहीं थी। नन्हे शिशुओं के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण से बहुत से नवजात शिशुओं की असमय मौत हो जाती थी। यह सब जानकारियां जुटाने के लिए नाना जी ने कुछ लोगों को गांव भेजा, ताकि पता चल सके कि सबसे अधिक आवश्यकता किस विभाग की है। जमीन तो गांव वालों ने मुफ्त में दे दी, अब बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पहले तो नाना जी ने सोचा कि 2-4 कमरे बनाकर शुरुआत करेंगे, लेकिन सर्वे करने पर पता चला कि गांव में तो दूर दूर तक चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव है। गांव के प्रधानों ने मिलकर बात की कि उस क्षेत्र में विधायक ने विधायक निधि से कुछ मदद करने की बात कही। दयानंद जी ने भी बहुत मदद की। गांव वालों ने पैसों से तो अधिक नहीं, किंतु श्रमदान करने का वादा किया। नाना जी के सभी दोस्तों ने मदद करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सहयोग करने का वादा किया। यह सब होते होते साल बीत गया। शिल्पा और संजू का फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका था। वे कुछ दिन के लिए घर आ रखी थी, तो अस्पताल के बारे में जानकर वो भी बहुत खुश हुई। उन्होंने भी मिलकर चंदा इकट्ठा करने में सहयोग किया। भूमि अधिग्रहण के बाद भूमि पूजन कर अस्पताल की नींव रखी गई। सभी क्षेत्रवासी बहुत ही उत्साहित थे कि उनके क्षेत्र में बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है। अब ग्रामीणों की परेशानी दूर हो जाएगी। सभी ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार सहयोग किया। आसपास के 12 गांवों ने एक एक कमरा बनाने का खर्च वहन किया। सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द अस्पताल बनकर तैयार हो जाए और बीमारियों के चलते ग्रामीणों को जो भी परेशानी थी उससे उन्हें जल्द से जल्द निजात मिल सके। इधर सौम्या बहुत परेशान रहने लगी। शिल्पा, संजू एवं उनकी सहेलियों से बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिमाग पर माँ की महत्वाकांक्षाओं का इतना दबाव बढ़ गया था कि वह डिप्रेशन में चली गई। इतनी होनहार लड़की माँ की वजह से, माँ की जिद के कारण अपना भविष्य दांव पर लगा रही थी। शिल्पा ने उसकी मम्मी से बात की तो वह शिल्पा पर ही भड़क गई। मैं क्या गलत चाहती हूँ? टॉप करेगी तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में से एमडी और एमएस कर पाएगी। हमने इतनी मेहनत की, इतना नाम कमाया है, वह तभी आगे बढ़ा पाएगी जब टॉप करेगी। उसके लिए कोई कमी है क्या? और तुम उसकी हिमायत करना छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहकर ही उसमें यह हीन भावना आ रही है। अब मैं उसका रूम ही चेंज कर दूंगी। जब तुम इतने साधारण घर से होते हुए भी टॉप कर सकती हो तो सौम्या क्यों नहीं? संजू गुस्से में, आंटी आपने कैसे कह दिया कि शिल्पा किसी साधारण घर से बिलोंग करती है? उसके तो नाना, मम्मी, पापा सभी जाने माने डॉक्टर्स हैं और थे। उसके पापा तो बिना किसी स्वार्थ के सैकड़ों अनाथों का पालन पोषण भी कर रहे हैं, बल्कि अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं।
आप तो पैसों के खातिर यह सब काम करते हो और वो इतना महान कार्य बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। शिल्पा, संजू बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते। सॉरी आंटी, संजू की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस आपसे एक ही विनती है कि सौम्या को समझने की कोशिश कीजिए। सौम्या के पापा बोले, शिल्पा सही कह रही है, सौम्या पढ़ाई में तो अच्छी ही कर रही है, क्यों तुम उसको टॉप करने के लिए प्रेशराइज कर रही हो। सौम्या की मम्मी उसके पापा पर भी बहुत गुस्सा करने लगी। उसके पापा ने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने शिल्पा और संजू को भी रिक्वेस्ट की कि वे अभी वहाँ से चली जाए, नहीं तो आंटी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। वे दोनों वहाँ से चली आई। संजू तो बहुत गुस्से में थी। शिल्पा से बोली, तुम क्या उनकी बातों को चुपचाप सुन रही थी? वे होती कौन है तुमसे इस तरीके से बात करने वाली? शिल्पा, चुप हो जाओ संजू। इस समय हमें सौम्या के विषय में सोचना चाहिए, ना कि अपने ईगो के को महत्व देना चाहिए। अभी आंटी तो समझ नहीं पा रही है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि उसकी बेचैनी को, उसकी मनोस्थिति को। सौम्या बहुत ही भावुक लड़की है, उसके अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, लेकिन मानसिक तनाव के कारण वह अपना 100% नहीं दे पा रही है। उसने मुझे कई बार बातों ही बातों में जिक्र किया है कि उसकी माँ हर जगह उन दोनों भाई बहनों को अव्वल रहने के लिए कैसे दबाव में रखती है, कि उनके मन में माँ के प्रति डर बैठ गया है। मुझे तो डर है कि वह कोई गलत कदम ना उठा ले। उसका भाई तो इन सब परेशानियों से घबरा कर बिना बताए कहीं चला गया है। शायद अंकल को पता है, लेकिन वह भी आंटी को नहीं बताते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। संजू, यह कैसा पागलपन है आंटी का? शिल्पा, हाँ, यह एक तरीका का पागलपन है। जब से सौम्या का भाई घर छोड़कर गया है, आंटी सौम्या के प्रति और भी ज़्यादा पजेसिव हो गई है। संजू, ओ माय गॉड, कोई अपनी ईगो के लिए अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है आंटी पागल है। शिल्पा, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। अभी चलो, सौम्या को हमारी सख्त ज़रूरत है। इस बारे में फिर बाद में बात करेंगे। वे दोनों भागती हुई हॉस्टल पहुंचती हैं। संजू और शिल्पा हॉस्टल पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सौम्या बेहोश होकर पड़ी हुई है। शिल्पा ने उसके माथे को छुआ तो उसे बहुत तेज़ फीवर था। उसने उसको सीधा लेटाया और टेम्परेचर लिया। 100 डिग्री बुखार था। शिल्पा ने वार्डन मैम से बात की। तुरंत डॉक्टर आई और उन्होंने एग्जामिन किया, पैरासीटामोल दिया और ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखने को कहा। उसकी कंडीशंस के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा। पूरा 1 घंटा बीतने के बाद सौम्या को होश आया। तब तक डॉक्टर उन्हें 2 बार देखने आ चुकी थी। सौम्या ने जैसे ही आंखें खोली, डॉक्टर ने सौम्या से कहा, अब कैसा महसूस हो रहा है सौम्या? सौम्या कुछ कहने ही वाली थी कि उसके मम्मी पापा वहाँ आ पहुँचे। अपनी माँ को देखते ही सौम्या फिर से बेहोश हो गई। उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ है सौम्या को? दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे क्या होता है। क्या सौम्या अपने इस डर से, इस दबाव से निकल पाती हैं कि नहीं? तो चलिए, इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।